हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद यूसुफ। आज हम रेडियो एक्टिविटी चैप्टर 10th आईसीएससी के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी मच ऑफ योर टाइम। रेडियो एक्टिव एंड न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में आपको एक ही चीज़ का ख्याल रखना है कि भाई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 3 पार्टिकल्स एमिट करता है। एक है अल्फा पार्टिकल जिसको हम डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम भी बोलते हैं। हीलियम 2 and 4, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन, 4 रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक मास नंबर। दैट मीन्स अब आप खुद सोचो, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हीलियम 2, दैट मीन्स 2 प्रोटॉन है, और अगर ऊपर मैं 4 लिख रहा हूँ तो 4 आपको ये बता रहा है कि 2 प्रोटॉन तो है लेकिन साथ ही साथ 2 न्यूट्रॉन भी है। एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि Z जो है वो आपका प्रोटॉन नंबर है, ठीक है। A जो है वो आपका मास नंबर है। अभी आपको आगे जाके ये बहुत काम आने वाला है। इस ए को हम न्यूक्लियन भी बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियन, ठीक है। नाउ व्हाट इज न्यूक्लियन? न्यूक्लियन इज एन एडिशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये चीज़ का बच्चा ख्याल रखना, आगे जाके बहुत काम आने वाला है अपने को। नेक्स्ट आता है बीटा पार्टिकल पर। बीटा पार्टिकल क्या है? इट इज सिंपली एन इलेक्ट्रॉन which is traveling with high sorry, वन लिखना गलत हो गया। so it is simply an electron which is traveling with high speed। and gamma particle आपको मालूम है, it is an electromagnetic radiation, that's it is an energy। उसके पास कोई मास कोई चार्ज नहीं होता, वो बहुत ही तेजी से पेनिट्रेट कर जाता है चीज़ों से। चलो अब आपको जनरल फॉर्मूला याद रखना है बच्चा। मैंने आपको अभी अभी बोला कि Z है प्रोटॉन नंबर, ए है न्यूक्लियन नंबर ऑल्सो नोन एज मास नंबर, ठीक है। तो जब भी हीलियम निकलेगा, अल्फा पार्टिकल निकलेगा, हमेशा याद रखना अल्फा अपने साथ 2 प्रोटॉन लेकर जाएगा और 2 न्यूट्रॉन लेकर जाएगा। तो मतलब दिमाग ज्यादा लगाओ मत। अगर वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, इसका मतलब 2 प्रोटॉन कम होंगे और 4 से न्यूक्लियन नंबर कम होगा। क्यों 4 से न्यूक्लियन नंबर कम हुआ? मैंने क्या बताया था तुम्हें कि भाई वो 2 प्रोटॉन लेके जाता है, 2 न्यूट्रॉन लेके जाता है। अब क्योंकि मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन है, तो देखो 2 प्रोटॉन लेकर गया, 2 न्यूट्रॉन भी लेकर गया, तो इसका मतलब टोटल कितना मास नंबर लेके गया? 4 लेकर गया ना, इसीलिए हम यहां पे क्या लिखते हैं? -4, ठीक है। सो एनी टाइम जब भी अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है, आपको सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है, आपको नीचे से ये वाले यहां से 2 गायब करना है और ऊपर से 4 गायब करना है। इतना याद रखोगे, चीजें सिंपल हो जाएंगी, ठीक है। अब आता है बीटा पर, ठीक है। बीटा पर आता है। बीटा डीके ये बोलता है कि अगर आपके पेरेंट न्यूक्लियस में Z और A है, मतलब न्यूक्लियन है, मतलब मास नंबर है और प्रोटॉन नंबर है, राइट, और वहां से अगर बीटा डीके हो रहा है, बीटा डीके कब होगा? तो जब आपका एक न्यूट्रॉन टूटेगा। न्यूट्रॉन 2 पार्ट में टूटेगा, एक प्रोटॉन में, एक इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है यही है आपका बीटा पार्टिकल। तो अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास मैंने आपको क्या बोला था? एटॉमिक मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब मुझे एक बात बताओ, प्रोटॉन प्रोटॉन की जगह पे है, राइट। ये जो एक न्यूट्रॉन है ये टूटा किस में? एक प्रोटॉन में, राइट, और एक इलेक्ट्रॉन में। मुझे एक बात बताओ, मान लेते हैं कि एटॉमिक मास नंबर मेरे पास 4 है, ठीक है, और प्रोटॉन नंबर मेरे पास 2 है। ये क्लियर हो गया। अब अगर यहां से इस 4 एटॉमिक, देखो यहां पे मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं ये पेन से लिख देता हूं। तो एटॉमिक मास नंबर 4 है और प्रोटॉन नंबर मेरे पास विच इज Z है 2। अगर मैं इसको तोड़ूं, अगर मुझे पता चल गया प्रोटॉन 2 है, इसका मतलब एटॉमिक मास नंबर में 2 प्रोटॉन हुए और 2 न्यूट्रॉन हुए, ठीक है। यहाँ पे दूसरा कलर यूज कर लेते हैं न्यूट्रॉन के लिए, ये 2 न्यूट्रॉन हो गए। अब क्या बोलता है बीटा डीके कि ये 2 न्यूट्रॉन में से एक न्यूट्रॉन टूटा। तो अगर एक न्यूट्रॉन टूटा, किस में टूटा? एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में, बराबर। यही इलेक्ट्रॉन आपका क्या है? बीटा पार्टिकल है, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, चलो मान लेते हैं एक यहाँ से कमती हो गया। क्या कम हो गया? यहाँ से एक न्यूट्रॉन कम हो गया। अरे यार, लेकिन एक प्रोटॉन बढ़ा भी तो मुझे एक बात बताओ, क्या मास नंबर पे कोई फर्क पड़ा? मास नंबर तो वही है। अरे यार, 3 प्रोटॉन हो गए और एक न्यूट्रॉन था, मास नंबर तो 4 ही है, लेकिन क्योंकि एक प्रोटॉन बढ़ गया, क्या मैं बोल सकता हूं कि जो एटॉमिक नंबर है Z वो 1 से बढ़ गया। तो इन शॉर्ट, जब भी बीटा डीके होगा, है ना, हमेशा याद रखना, जब भी बीटा डीके होगा आपको क्या याद रखना है कि भाई Z में +1 होगा लेकिन एटॉमिक मास नंबर में कोई फर्क नहीं आएगा। एंड गामा डीके तो सभी को मालूम है, उसमें सिर्फ एनर्जी निकलती है, देयर इज नो मास एंड नो चार्ज, सिर्फ एनर्जी रेडिएट हो रही है। लेट्स डायरेक्टली डाइव डीप इनटू द 1 मार्क का क्वेश्चन। पहला 1 मार्क का क्वेश्चन बोलता है, अच्छा एक चीज़ और, आई एम सो सॉरी, मैं कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई अभी आपको बताया था मैंने कि ए जो है, ए उसको तुम मास नंबर भी बोल सकते हो, राइट, और उसको तुम न्यूक्लियन नंबर भी बोल सकते हो, न्यूक्लियंस बोल सकते हो। न्यूक्लियंस क्या है? इट इज द एडिशन ऑफ प्रोटॉन
इट इज द एडिशन ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. ओके, इट इज द एडिशन ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उसी को मास नंबर, उसी को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं. ठीक है, मैंने हिंट दे दिया नेक्स्ट सवाल के लिए. अब आते हैं पहला सवाल. अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस कंटेनिंग 128 न्यूक्लियॉन्स. अब जैसे ही 128 न्यूक्लियॉन्स बोला दिमाग में क्या आया? ए. तो ए कितना दिया है? 128. अरे यार दिमाग खराब मत करो, न्यूक्लियॉन बोला मतलब आपका मास नंबर हो गया. ठीक है. एमिट्स बीटा पार्टिकल. अब सोचो बीटा पार्टिकल अगर एमिट होता है तो मैंने क्या बोला था तुम्हें कि अगर तुम्हारे पास पेरेंट न्यूक्लियस में ये है और अगर तुम्हारा बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है तो आपको सिंपली क्या करना है? y में z+1 कर देना है डॉटर में, और जो एटॉमिक मास नंबर है विच इज न्यूक्लियॉन वो ऐसा का वैसा रहेगा. तो उन्होंने पूछा है कि आफ्टर बीटा एमिशन द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियॉन्स तो नहीं, न्यूक्लियस ही बोलेंगे उसे. एक्चुअली मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे आएगा न्यूक्लियस R. तो क्या रहेगा बच्चा? वो सोचो, वो 128 ही रहेगा ना यार. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियॉन्स बीटा एमिशन में जितने न्यूक्लियॉन्स थे उतने ही न्यूक्लियॉन्स रहेंगे. मतलब एटॉमिक मास नंबर पहले 128 था तो बाद में भी 128 रहेगा. हाँ, अगर वो प्रोटॉन नंबर बोलता तो हम बोलते वो एक से बढ़ जाएगा. मैंने यहां से बताया तुम्हें. देखो, आपको ये याद रखना है यार, पूरे चैप्टर में, ये पूरा चैप्टर इसी के भरोसे हो जाएगा. मैं मजाक खिला बोल रहा हूँ. चलो नेक्स्ट. अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज प्लेस इन एन इवैक्यूएटेड चेंबर, मतलब वैक्यूम में रखा गया है. ठीक है. देन द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके विल बी डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन अनचेंज और डिपेंडिंग ऑन द सराउंडिंग टेम्परेचर. मेरी बात ध्यान से रखो, सुनो, रखो क्या, सुनो. रेडियो एक्टिव डीके इज अ न्यूक्लियर फिनोमेना. व्हेन आई से न्यूक्लियर फिनोमेना, वो न्यूक्लियस से लेना देना है. न्यूक्लियस को कोई फर्क नहीं पड़ता आसपास क्या है, इवैक्यूएटेड चेंबर है, क्या एनवायरनमेंट है, क्या टेम्परेचर है, उसको सिर्फ न्यूक्लियस को डीके होने से मतलब है. सो दैट मीन्स इट डज नॉट चेंज विथ एनी ऑफ द फैक्टर्स. तो आपका आंसर आएगा इट रिमेन्स अनचेंज्ड. ठीक है. सर्कल बनाने जाता हूँ, ये कहाँ से स्क्वायर बन जाता है. चलो नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस कैन बी स्टॉप बाय अ शीट ऑफ पेपर. अब इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें ये बता दूं कि भाई देखो ना, दो चीज़ होती है. एक होता है आयोनाइजेशन पावर, अभी आगे जाके ना इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिया है मैंने तो सब क्लियर हो जाएगा. और एक होता है पेनिट्रेटिंग पावर. ठीक है. आयनाइजेशन पावर का मतलब क्या कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को तुम आयनाइज करके जा सकते हो. ठीक है. तो सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन पावर है अल्फा पार्टिकल का, उसके से कम आता है बीटा, और सबसे कम कौन आयनाइज करता है? गामा. मैं इसका ना याद रखने का एक सिंपल तरीका बता दो. अल्फा पार्टिकल इज द मोस्ट, या मैं बोलूं एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट है. ये एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या? जो इलेक्ट्रॉन से मिलेगा उससे बात करेगा, जो इलेक्ट्रॉन से मिलेगा उससे बात करेगा, जो इलेक्ट्रॉन से मिलेगा उससे बात करेगा, जो इलेक्ट्रॉन से मिलेगा उससे बात करेगा. मतलब ये हर एक इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करते हुए चलेगा. अब बिकॉज ये इतने सारे लोगों से बात कर रहा है, इसकी एनर्जी ड्रेन होगी, इसीलिए ये ज्यादा मोटे शीट्स में से पास नहीं कर पाता. इसका मतलब जितना ज्यादा आयोनाइजेशन पावर होगा किसी चीज का, उतना ही कम उसका पेनिट्रेटिंग पावर होगा. इसे ऐसे याद रखो. तो मुझे एक बात बताओ, आयनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा किसका है? सबसे एक्सट्रोवर्ट कौन है? अल्फा पार्टिकल. इसका मतलब वो जल्दी थकेगा. क्यों? क्योंकि इतना बोल रहा है, राइट, इतना लोगों से बात कर रहा है, तो इसका पेनिट्रेटिंग पावर क्या हो जाएगा? बहुत कम. तो उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन कैन बी स्टॉप बाय शीट ऑफ पेपर. अब देखो ना, शीट ऑफ पेपर कितना पतला होता है, तो कौन कौन रुक जाएगा उससे? अल्फा ही रुकेगा ना. क्यों? क्योंकि अल्फा का पेनिट्रेटिंग पावर क्या है? बहुत कम. बिकॉज उसका आयनाइजेशन पावर क्या है? बहुत ज्यादा. उल्टा याद रखो. तो जितना ज्यादा आयनाइजेशन पावर उतना कम पेनिट्रेटिंग पावर. सो आपका आंसर है अल्फा. अभी मैं आगे जाके आपको और डिटेल में ये चीजें बता दूंगा, डोंट वरी. नेक्स्ट आता है, टू विच इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट द बीटा रेडिएशन विल डिफ्लेक्ट व्हाइल पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड. अब देखो यहां पे बना लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. तो लेट्स अज्यूम दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट, दिस इज योर नेगेटिव प्लेट. जब भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड बोले मतलब वो दो एंड्स की बात करें जहाँ पे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है. ठीक है. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. ये रहा तुम्हारा बीटा पार्टिकल. ठीक है. बीटा पार्टिकल नेगेटिव है. अब कहाँ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा ना. बात खत्म. अब क्या समझाओ इसमें मैं? बीटा पार्टिकल नेगेटिव है, कहाँ जाएगा? पॉजिटिव प्लेट की तरफ. तो क्या आंसर आएगा? चलो लिख देते हैं. सो यहाँ पे मैंने डायग्राम भी आप लोग के लिए बना ही दिया, so that you are well versed with this. So I'll write the answer somewhere here. फिर मैं उसको शिफ्ट कर दूंगा. टू विच इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट बीटा रेडिएशन विल डिफ्लेक्ट while passing through the electric field? It will be deflected towards the
positive plate as beta particles are negative in nature. आई होप ये क्लियर हुआ आप लोग को. मैं बाद में इसको अलाइन कर दूंगा, दैट्स नॉट अ बिग डील. चलो ना अभी कर लेता, नेवर माइंड, चलो बाद में कर लेता हूँ मैं. अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस एमिट्स अ बीटा पार्टिकल. डज द पोजिशन ऑफ डॉटर न्यूक्लियस चेंज इन द पीरियोडिक टेबल एज कंपेयर टू द पैरेंट न्यूक्लियस. चलो तुम वो सब तो भगाओ, मुझे खाली पहले इतनी बात बताओ. व्हेन आई से पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर चलता है? पीरियोडिक टेबल चलता है एटॉमिक नंबर के ऊपर, राइट? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो डिसाइड करता है कहाँ पे उनकी प्लेसिंग होगी, ठीक है? तो चलो एक जनरल आइडिया ले लेते हैं. मैं ना यहाँ पे जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ. तो ये एक्स, जेड और ए है. इसमें से आपको मालूम है क्या एमिट हुआ? अब एक बीटा पार्टिकल एमिट हुआ. मैंने आप लोगों को क्या बोला था? बीटा पार्टिकल एमिट होगा, कुछ नहीं करना, सिंपली एटॉमिक नंबर में ऐड हो जाएगा 1 और एटॉमिक मास नंबर सेम रहेगा. अब तुम खुद जवाब दो, बताओ, सोचो 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 सोचो. सिंस atomic number of daughter nucleus, अब तुम खुद सोचो डॉटर न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर अलग है या सेम है? सिंस द एटॉमिक नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियस इज डिफरेंट, द position of it will change in periodic table. समझा क्यों पीरियोडिक टेबल में पोजीशन चेंज हो जाएगी बेटा? इट इज बिकॉज उसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? अलग है. आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ सबको. कंप्लीट द रिएक्शन. चलो ठीक है, ये वाला रिएक्शन में आपको भले ही रिएक्शन पता हो ना पता हो, एक चीज का ख्याल रखना है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? के मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट? तो अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड को देखो तो यहाँ पर 2 तुम्हें दिख रहे हैं प्रोटॉन और एक यहाँ पर प्रोटॉन, राइट? तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? 3. अब तुम कॉमन सेंस लगाओ यार, लगाओ ना कॉमन सेंस, चलो लगाओ 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 कॉमन सेंस लगाओ. अब यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन. अब आप बोलोगे कितना श्योर क्यों? अरे भाई तुम खुद सोचो ना यार. मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, यहाँ पे 1 प्रोटॉन है, टोटल कितने हैं? 3. यहाँ पर अगर 2 प्रोटॉन है तो यहाँ पे पक्का 1 होगा, ठीक है? तो ये अपन ने बैलेंस कर लिया यहाँ पे. अब चलो ऊपर वाला को तुम खुद सोचो 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 सोचो. एटॉमिक मास नंबर सोचो, मैंने हिंट दे दिया. ये 3, ये 2, लेफ्ट हैंड साइड पे 5 है टोटल, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कितना होगा? 1 होगा ना? बोल तो दिया मैंने. तो दिस इज योर आंसर. आई होप ये क्लियर हुआ आप लोग को. चलो लेट्स मूव अहेड टू 2 मार्क क्वेश्चंस. अगेन इजी क्वेश्चंस. कंप्लीट द न्यूक्लियर रिएक्शन. अच्छा, इसमें ना मैं एक चीज़ बोलूँगा आप लोग को. आई विल बी यूजिंग कैलकुलेटर हियर. रीज़न सिंपल है, मुझे कैलकुलेशंस थोड़े क्विक करना है. सो चलो करते हैं स्टार्ट. उन्होंने क्या बोला है? अब ये क्या है? आपका न्यूक्लियर फिजन है, ठीक है? कि यहाँ पर आपने एक न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड किया यहाँ पर, तो उसकी वजह से क्या हुआ? वो चेन रिएक्शन में टूट गया. चलो यहाँ पे भी सेम लॉजिक ही लगाएंगे. क्या लॉजिक लगेगा बच्चा? कि जितना एटॉमिक नंबर है लेफ्ट हैंड साइड पे उतना ही एटॉमिक नंबर राइट हैंड साइड पर भी होना चाहिए था. अब एटॉमिक नंबर प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? तो यहाँ पे 92 प्रोटॉन है टोटल, मतलब ये तो 0 ही बता रहा है. तो 92 प्रोटॉन है, तो यहाँ पर भी पहले हमेशा ना मैं ये बच्चों को बोलता हूँ प्रोटॉन को देखो. प्रोटॉन यहाँ पे भी कितने होने चाहिए? 92. तो अब तुम खुद सोचो, अगर मैं यहाँ पे 92 है, यहाँ पे 56 है, तो अगर मैं 92 में से 56 माइनस कर लूँ, चलो ना ऐसे ही कर लेंगे अपन, कितना हो जाएगा? ये 6 और ये 3 बराबर किया, ठीक है? तो यहाँ पर आ जाएगा 36. ओके, अब आप सोचो ऊपर की तरफ, यहाँ पे कितना है? 235 है, राइट? यहाँ पे ऑलरेडी 92 है. अब बच्चे क्या गलती करते हैं मैं बताता हूँ. तो मैं बच्चों की गलती ये है कि सर ने बोला था, अरे नहीं यहाँ पे 235 नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे 236 है बेटा. आई एम सो सॉरी. टोटल लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है? 236. ये लेफ्ट हैंड साइड पे है. राइट हैंड साइड पे उनको दिखता है ये 92. तो बोलेंगे यार एक काम करते हैं, 236 में से 92 माइनस करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो यहीं पे लिख देंगे ऊपर की तरफ. उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी यहाँ पे. अब आप बोलोगे क्यों? आप राइट हैंड साइड पे ये न्यूट्रॉन को नहीं देख रहे हो, हाँ ये नहीं देखोगे न्यूट्रॉन को. तो चलो वापस से स्टार्ट करते हैं. इस बार आपको आई होप समझा मैं क्या मिस्टेक बता रहा था कि हो सकती है.
चलो एवरीवन, यहाँ पे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव 236 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। टोटल यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर ही बोल दो आप, ऐसे भी बोल सकते हो, न्यूक्लियॉन्स बोलो, सॉरी 236 न्यूक्लियॉन्स है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है 95। ओके, कंफ्यूज नहीं करना, 95 क्यों, ये 92 और ये 3 बराबर, तो 95 है। अब सिंपली आपको क्या करना है, 236 में से 95 को माइनस करना है, तो आपका आंसर यहाँ पे आया 1। क्या आएगा यार, 23 में से 9 माइनस करूँगा, डायरेक्टली कर सकता है, हाँ कर सकते हैं वैसे तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही कर लेते, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ मैं भी, और ये हो जाएगा 4, तो दिस इज़ 141। ओके, सो बेरियम पे कितना आ जाएगा यहाँ पे 141। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। यहाँ पे मैंने ज़्यादा टाइम लिया है, रीज़न सिंपल है, सो दैट देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। ओके, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग विच वन इज़ अ रेडियो आइसोटोप, गिव वन यूज़ ऑफ रेडियो आइसोटोप। सो इनमें से ये रहा आपका रेडियो आइसोटोप कार्बन 14। ओके, सो पहले तो हम आंसर लिख देंगे, क्या आएगा, आंसर इज कार्बन 14 इज अ रेडियो आइसोटोप एंड वेयर इज इट यूज, मैं बताता हूँ। इट इज़ अ रेडियो आइसोटोप, इट इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर, to increase the yield of crops, ठीक है। क्रॉप्स के सीड्स में ये हम यूज़ करते हैं। आप क्रॉप्स भी लिख सकते हो, आप क्रॉप सीड्स भी लिख सकते हो, आपको दोनों पे ही मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इनके सीड्स के डीएनए को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं थ्रू रेडियो आइसोटोप्स एवरीवेयर। हाँ, एवरीथिंग इज डेंजरस इन दिस ईयर, ठीक है, इन दिस जनरेशन, सॉरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर बैकग्राउंड रेडिएशंस। तो इसका डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं, ये वो रेडिएशंस है जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में, नॉट बिकॉज ऑफ एन एक्टिव रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। लाइक देखो, एक हो गया आपके पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और उसमें से रेडिएशंस निकल रहा है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो एनवायरनमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो कोई एक्टिव रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वजह से नहीं हो रहा है, वो कॉस्मिक रेज हो गए, फिर इंटरनल हमारे बॉडी में भी रेडिएशंस होते हैं, फिर इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो रेडियो एक्टिव हार्मफुल वेस्ट से जो रेडिएशन निकलते हैं उनको हम बैकग्राउंड रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। सब इसको अपन किस तरीके से फॉर्म करने वाले हैं वो बता देता हूँ आपको। ऑल द रेडिएशंस, ओके, ऑल द radiations which are present in the atmosphere। आप यहाँ पे थोड़ा क्विक कर सकते हो, मतलब 1.25 1.5 पे चला सकते हो, सो दैट आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। इवन if there is no radioactive source present is called background radiations। ओके, फेयर इनफ। आपको जहाँ जहाँ लगे कि यार आंसर्स लिखने में टाइम लग रहा है सर को, सो प्लीज़ उस टाइम पे आप लोग 1.5x पे कर दो, आप लोग का टाइम सेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस विच इज़, अच्छा जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो हम फटाफट पहले गिवन डेटा में लिख लेंगे। तो z हमारे पास कितना है 84 एंड a कितना है हमारे पास 202। आई होप ये क्लियर हुआ सबको। ऑफ एन एलिमेंट एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल फॉलोड बाय अ बीटा पार्टिकल, द फाइनल न्यूक्लियस इज दिस। चलो ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कैसे हमें अप्रोच करना है। तो देखो हमारे पास x है, जो कि x क्या था, x इज 84 एंड 202। तो उसमें से क्या निकला, मैंने उन लोगों को क्लियरली बता दिया, उसमें से निकला अल्फा पार्टिकल। तो अगर अल्फा पार्टिकल निकला है तो क्या आ जाएगा, हीलियम 24। तो चलो y जो है वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, नया वाला वो हो जाएगा 2 निकला, राइट। तो 84 का कितना हो जाएगा 82, अरे सिंपल है, 202 का में से 4 गया तो कितना हो गया, दिस इज 198। तो ये तो हो गया आपका एक अल्फा। देखो मैं एक एक करके जा रहा हूँ, एक अल्फा निकलने पे। अच्छा इन्होंने फाइनल वाले को y बोला है ना, तो हम एक काम करते हैं, इसको कुछ और नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा अपने को। इसको बोल देते हैं m, कुछ भी बोल सकते हो यार, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब इस m में से
क्या निकल रहा है नेक्स्ट, बीटा पार्टिकल निकल रहा है। बच्चे जनरली क्या करते हैं ना, इसी के आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, मैं हमेशा नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ। तो m जो कि 82 और 198 है, उसमें से क्या निकला अभी, तो यहाँ से निकला था अल्फा पार्टिकल, यहाँ से क्या निकल रहा है, बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल में मैंने क्या बोला था, फाइनल अब तुम्हारा क्या बनेगा, y, जिस y में, तो बीटा पार्टिकल में एटॉमिक नंबर 1 से ऐड हो रहा है। सो 82 का कितना हो जाएगा 83, लेकिन एटॉमिक मास नंबर वही का वही रहेगा विच इज 198, और यहाँ पर आएगा आपका बीटा पार्टिकल विच इज दिस। सो अगर आप नोटिस करोगे, कंपेयर y83 198 टू y a एंड b, आपको आपके रिस्पेक्टिव वैल्यूज मिल गए। सो a कितना है आपका 83 एंड b कितना है आपका 198। आई होप ये सिंपल क्वेश्चंस आपको समझे, ऐसे ही क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करो बोर्ड्स में, एप्लीकेशन बेस अच्छे से हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट, एन एलिमेंट S which has atomic number as Z and atomic mass number as A decays to this much, ठीक है, इतना ये फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है आफ्टर, है ना, ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये डॉटर न्यूक्लियस है आफ्टर 2 अल्फा पार्टिकल्स आर इमिटेड एंड 1 बीटा पार्टिकल, फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ Z। बहुत अच्छा सवाल है। अब देखो इसमें रिवर्स जाना है आप लोग को, रिवर्स सोचो, चलो आ जाओ मेरे साथ। अब इसमें क्या हो रहा है, आपके पास यहाँ पर है S, ठीक है, ये क्या है Z और A, ये क्या अंडर, ये क्या गया बताओ, तुम खुद सोचो। ये पहले 2 अल्फा पार्टिकल निकले यहाँ से, ठीक है, ये 2 अल्फा पार्टिकल निकले, तो चलो S का क्या हो गया, Q बन गया। मुझे नहीं मालूम क्या बना, तो यहाँ से अब देखो ना मैं कैसे सोच रहा हूँ, देखो 2 अल्फा पार्टिकल निकले, अब तुम खुद सोचो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पक्का हो जाएगा Z-4 और A-8। ये बताओ ये कितनों को समझा। अरे भाई एक अल्फा पार्टिकल में से 2 प्रोटॉन नंबर कम हो रहा है और 4 का मास नंबर कम हो रहा है, तो 2 में से कितना होगा, 4 प्रोटॉन नंबर और 8 का मास नंबर, तो ये 2 अल्फा पार्टिकल निकल गए तुम्हारे, ठीक है। चलो तुम उसको हीलियम ही बोल दो यार, तुम्हारी मर्जी। और अब इसी में से, इस क्यू में से बताओ, इस क्यू में से जिसमें क्या था Z-4 A-8 बराबर, इसमें से क्या निकला तुम्हारा, इसमें से तुम्हारा निकला एक बीटा पार्टिकल, राइट। तब जाके क्या बना, तब जाके तुम्हारा कुछ और बना, चलो उसको बोल देते हैं R। R क्या बना, अरे R ही बना, वाह यार। तो R क्या बना, वो बना 85। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब वो चीज़ बनती है 85 यहाँ पे बना, अब तुम खुद सोचो, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे अपन R बना लेते हैं जो कि Z-4 + 1 होगा, समझे, क्यों Z-4 + 1 क्यों हुआ, समझा, बताओ ना यार क्यों हुआ Z-4 + 1। बिकॉज पिछला वाला जो एलिमेंट था Z-4, उसमें एक ऐड होगा ना, मैंने क्या बोला था, बीटा पार्टिकल में एक प्रोटॉन नंबर ऐड होता है और जो तुम्हारा एटॉमिक मास नंबर है वो वही का वही रहता है, और उसमें क्या निकला, एक बीटा पार्टिकल निकला विच वॉज -10, राइट। अब ये जो तुम्हें R की वैल्यू मिली है अजीबोगरीब, क्या मैं इस R की वैल्यू को कंपेयर कर लूँ जो हमें क्वेश्चन में दिया है। चलो क्वेश्चन में क्या R का वैल्यू दिया है, इतना इजीली सॉल्व हो गया, देखो कैसे मैंने सॉल्व किया, ठीक है। सो R का वैल्यू था यहाँ पे Z-4 + 1 कितना हो गया, -3 हो गया, मतलब मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, और यहाँ पे A-8 हो गया बराबर। इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ जो वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दी हुई है विच इज 85, राइट, एंड यहाँ पे 222 दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कंपेयर करूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ भाई कंपेरिजन A-8 इज 222, राइट। तो A यहाँ से क्या निकल कर आ गया, 222 + 8 कितना हो गया, 230, राइट। आई होप ये समझा सभी को, एंड Z-3 कितना था, 85 था, तो Z कितना हो जाएगा 85 + 3 विच इज 88। तो A का वैल्यू आ गया आपका 230 एंड Z का वैल्यू आ गया आपका 88। तो दीज आर अवर वैल्यूज। तो आई गेस यही बोला था इन्होंने, फाइंड द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ S। तो फाइनली अपने पास आ गया वैल्यूज, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखोगे आप, तो S आ जाएगा Z इज 88 एंड A इज 230। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपने ऐसे सॉल्व किया, हम इसको रिवर्स ऑर्डर में भी तो कर सकते थे ना, मतलब मान लो एटॉमिक नंबर अल्फा पार्टिकल के निकलने पर 2 से कम होता है, एटॉमिक मास नंबर 4 से कम होता है, तो रिवर्स ऑर्डर में हम उसको ऐड करते चलेंगे, कर सकते हो, नो वरीज, बट ये प्रोसेस फॉलो अगर करोगे तो ढंग से आएगा सवाल, ठीक है। चलो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें भी सेम लॉजिक ही लगाएंगे अपन। चलो, अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस अंडरगोज अ सीरीज ऑफ डीकेज
अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। तो एक एक्स में से, एक एक्स पैरेंट न्यूक्लियस में से बीटा पार्टिकल एमिट हुआ जिसमें x1 मिला तुम्हें, फिर उसमें से अल्फा निकला तो x2 मिला, फिर एक अल्फा निकला तो x3 मिला, और उन्होंने पक्का x3 का वैल्यू दिया होगा। इफ मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ x3 इज गिवन रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ x। सेम चीज है, चलो करोगे साथ में सवाल सॉल्व करते ही वाला। चलो तो स्टार्ट में कहाँ से करूँगा, तो मैंने x अज्यूम कर लिया कि भाई x का ही हमें z और a चाहिए, राइट। तो ये z और a लिख दिया। सबसे पहले उसमें से क्या निकला, उसमें से निकला बीटा पार्टिकल। अगर बीटा पार्टिकल निकला तो तुम्हारे पास क्या बचा, x1 आया। तो बीटा पार्टिकल निकलने पर क्या होता है, z में +1 होता है और a का a रहता है, राइट। एटॉमिक मास नंबर चेंज नहीं होता। तो ये निकल गया तुम्हारा एक बीटा पार्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट अगर तुम जाओगे तो ये जो x1 है जिसमें z+1 था और a था, इसमें से अब एक अल्फा पार्टिकल निकला तो वो x2 बना, राइट। ये देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकला तो x2 बना। अब जब x2 बना तो अल्फा पार्टिकल क्या बोलता है कि भाई अगर मैं निकलूंगा तो मैं मेरे साथ 2 प्रोटॉन लेकर जाऊंगा और 4 एटॉमिक मास नंबर का गायब करूंगा, ठीक है। तो अगर तुम उस हिसाब से देखोगे तो प्रीवियस वाला क्या था, z+1, तो इसमें क्या हो जाएगा, z+1 में -2 हो जाएगा, राइट। एंड ऊपर क्या हो जाएगा, a था, तो अब यहाँ पे a क्या हो जाएगा, a-4। आई होप ये क्लियर हुआ सबको, ठीक है। तो अगर तुम इसे सिंप्लीफाई नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हो, तो जो तुम्हारा x2 है वो x2 क्या मिला तुम्हें, x2 मिला, ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे z+1 -2 तो कितना हो जाएगा, z-1 हो जाएगा यहाँ पे फाइनली। तो जैसे z-1 मैं थोड़ा गैप करके लिखता हूँ और ऊपर हो गया a-4 बराबर। अब वापस से उसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो तुम्हें अब जाके मिल रहा है x3 बराबर। और x3 तुम्हारे पास क्या था, अब चलो वापस से हीलियम निकल रहा ना, हीलियम का विच इज अल्फा पार्टिकल, तो वापस से 2 गायब होगा। तो ये z-1 था ऑलरेडी, राइट। z-1 में से वापस से -2 गायब हो रहा है, ठीक है। z-1 में से वापस से -2, अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, z-1 में से वापस से -2 गायब हो रहा है तो z-3 हो जाएगा। और ऊपर a-4 था तो कितना हो जाएगा, a-8, राइट। एंड अब ये x3 के देखो 2 वैल्यूज दिए हुए, देखो यहाँ पे ये x3 का एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। तो अगर मैं कंपेयर करूं, सो बाय कंपेयरिंग क्या कंपेयर करोगे बेटा, सो x3 था तुम्हारे पास z-3 और a-8, जिसको तुमने कंपेयर किया x3 के ओरिजिनल, ये देखो क्या दिया हुआ था, 132 एंड 69, ठीक है। सो ये था 69, ये है 132, ठीक है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, a-8 को कंपेयर कर लेंगे 132 से, तो a क्या निकल कर आ जाएगा 132 + 8 विच इज 140। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर a। एंड अगर तुम अब इसे कंटिन्यू करोगे z के लिए, तो z-3 विल बी इक्वल टू 69। सो z विल बी इक्वल टू 69 में 3 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 72। सो z का आंसर आ गया 72। तो फाइनली अगर तुम x लिखोगे जो कि स्टार्टिंग था वो होगा 72 एंड 140। आई होप ये क्लियर हो गया सबको। ऐसे इक्वेशंस आते हैं, ये प्री-IQs है, प्लीज़ इसको करना अच्छे से, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है, मुफ्त के मार्क्स सही है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द 3 मार्क का क्वेश्चंस। आई गेस थोड़े क्वेश्चंस हैं। कंप्लीट द रेडियो एक्टिव रिएक्शन है। चलो अब ना यहाँ पे आप लोग को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। मैं क्यों, चलो ना एक काम करते हैं, लेट्स सी हाउ will I be able to help you in this question। चलो अभी सेम लॉजिक लगाते हैं। अब नोटिस करो इन्होंने क्या किया ना, थोड़ा क्लमजी कर दिया। अब देखो x में से x पैरेंट न्यूक्लियस में से जब y डॉटर न्यूक्लियस मिला तो अल्फा पार्टिकल एमिट हो चुका था। अब उसी y में से जब वापस से एक बीटा पार्टिकल एमिट हुआ तो तुम्हें z मिला। तो हम ना ऐसे प्रोसेस वाइज जाते हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर की तरफ ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सो हम अज्यूम कर लेंगे x इज z एंड a, इसमें से अगर अल्फा पार्टिकल जाएगा तो तुम्हें y मिलेगा। y क्या मिलेगा, z-2। अब थोड़ा क्विक जा सकते हैं यहाँ पे, इजी हो गया है। तो हीलियम इज 2,4। अब इसी y से अब आपका ये निकल रहा है क्या, बीटा पार्टिकल निकल रहा है। तो जब बीटा निकलेगा तो तुम्हें z मिलेगा, राइट, वही मिल रहा है लास्ट में। तो z जब मिलेगा तो मैंने क्या बोला था तुम्हें, बीटा पार्टिकल में एक प्रोटॉन नंबर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बाजू में सॉल्व कर रहा हूँ, ये देखो z-2 था, उसमें एक प्रोटॉन ऐड हो जाएगा तो z-1 बचेगा फाइनली। तो ये बचा आपके पास z-1 और ऊपर का एटॉमिक मास नंबर एज इट इज रहेगा a-4। नाउ बाय कंपेरिजन, एक सेकेंड, सॉरी, ये लिख देते हैं। बाय कंपेरिजन ये लिखना ज़रूरी हो जाएगा।
बाय कंपेरिजन, बिकॉज बहुत ऑब्वियस है कि z सॉरी अच्छा z ही है ना, ओके तो z में z-1 एंड a-4 को जब आप कंपेयर करोगे z में 91 एंड क्या दिया हुआ बच्चा 234, तो आपको a-4 का जो वैल्यू है वो मिलेगा 234, जहाँ से a का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 238. दिस इज योर फर्स्ट आंसर फॉर z-1 इज इक्वल्स टू 91, तो हम z को बोल सकते हैं 92. कुछ रेफरेंस बुक में इसके आंसर्स गलत दिए हुए, सो प्लीज़ उसको बहुत केयरफुली रेफर करना, ठीक है. आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ. उन्होंने क्या बोला था, कंप्लीट द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव रिएक्शन. तो अगर हमें 238 और 92 मिल गया तो हम फटाफट y के भी वैल्यूज लिख सकते हैं. चलो लिख देता हैं. सॉल्व करने का तरीका देखो, मैंने हमेशा एक सेकेंड, हाँ सॉल्व करने का तरीका मैंने कॉमन ही रखा है सो दैट देयर इज नो कन्फ्यूजन. अरे यार ये गैप ठीक है, थोड़ा सा अपन यहाँ शिफ्ट कर देते हैं इससे सो दैट मैं अब लिख पाऊँ. चलो बताओ y क्या था बच्चा, z-2 मिला था. देखो यहाँ पे देखो y एक्चुअली क्या मिला था, z-2 और a-4. तो ओरिजिनल z क्या मिला अपने को 92, तो 92 में से 2 माइनस कर लोगे. अरे देखो ना यार z क्या है 92 है और y में क्या दिया हुआ है z-2, तो z 92 है, 92 में से 2 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा यहाँ पे 90. तो हमने यहाँ पे लिख दिया 90. उन्होंने कंप्लीट करने बोला रिएक्शन. अब सोचो a-4 है, a कितना था 238 और a-4 कितना हो जाएगा 234. अभी तो निकाला तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 234. अब x की वैल्यूज तो हमें पता ही है कि वो z और a अज्यूम की गई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 92 एंड यहाँ पे आ जाएगा 234. अगर आपको एक सेकेंड 234 आएगा 238 आएगा, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे आएगा 238. आप वेरीफाई करके देख लो, आपको आंसर्स समझ में आ जाएंगे मैंने कैसे सॉल्व किया, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है. ओके सो पहले तो जितना पूछा है उतना जवाब दे देते हैं. यूरेनियम इज अवेलेबल इन 2 फॉर्म्स, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238. विच ऑफ द 2 आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम इज मोर फिजनेबल. सो यूरेनियम 235 इज मोर फिजनेबल. जहाँ आपको लग रहा है बच्चा कि बहुत स्लो जा रहा है ये आंसर, तो प्लीज़ आप वहाँ पे स्पीड बढ़ा दो. देन यूरेनियम 238. अब रीज़न क्या है, मैंने पहले उन्होंने बोल दिया विच ऑफ द 2 आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम इज मोर फिजनेबल. अब रीज़न दे देता है, दिस इज बिकॉज यूरेनियम 235 readily undergoes fission when bombarded with slow moving न्यूट्रॉन्स. ठीक है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से भी वो फिजन स्टार्ट कर देता है, बट यूरेनियम 238 requires fast neutrons for fission, making it less, एक सेकेंड, मेकिंग इट लेस suitable for nuclear reactors. I know this information was not needed, but आपने बता दिया तो कोई बुरी बात भी नहीं है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है. कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस. अब थोड़े क्विक जाएंगे यहाँ पे, यार मैंने स्पेस ज़्यादा छोड़ा नहीं है यहाँ पे. मैं कंप्रेस करने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने पिछले सवाल किए थे वैसे ही, कि आपके पास, चलो नहीं यहाँ पे तो इजी जल्दी हो जाएगा. एक सेकंड, कंप्लीट द रिएक्शन. पी पे 92 और 238 दिया हुआ है. सबसे पहले क्या हुआ बच्चे, अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ तो 2 कम हुआ नीचे से, 4 कम हुआ ऊपर से, तो इसका मतलब क्यू के पास क्या रहेगा 90 और ऊपर क्या रहेगा 234. ये तो ईजिली हो गया. अब उन्होंने बोला है कि वापस से उसका बीटा डीके हुआ है, राइट, बीटा डीके हुआ है. इसका मतलब कि जो R है उस Q के वजह से हुआ ना, तो Q में 90 था तो 90 का क्या हो जाएगा 91, लेकिन एटॉमिक मास नंबर 234 का 234 ही रहेगा. हो गया. नेम द न्यूक्लियर रेडिएशन विच हैज़ हाईएस्ट आयनाइजिंग पावर. मैंने आपको बताया था
कि हाईएस्ट आयनाइजिंग पावर किसके पास है, इट इज अल्फा पार्टिकल, ठीक है। दैट्स इट। नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं, विच न्यूक्लियर रेडिएशन विल ट्रैवल अनडिविएटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो कौन है जिसको किसी से फर्क नहीं पड़ता, इट इज योर गामा रेडिएशंस, वो बिल्कुल डिविएट नहीं करते। क्यों? बिकॉज उनके पास कोई चार्ज ही नहीं है। हाउ कैन वन स्टॉप द रेडिएशंस एस्केपिंग फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट? सो द आंसर इज a steel containment vessel which will prevent leakage of any radioactive gases or fluids from the plant, ठीक है। outer concrete wall is also needed, ठीक है। वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फिर वो करता है, प्रोवाइड करता है। नेम वन इंटरनल सोर्स ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन। जब भी वो इंटरनल सोर्स बोल रहा है मतलब वो आपकी बात कर रहा है। इंटरनली आप में क्या है? सो ऑल पीपल हैव इंटरनल रेडिएशन मेनली इन द फॉर्म ऑफ बताओ अगर आप लोग ने याद करके रखा है तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम 40 एंड कार्बन 14, ठीक है। नेक्स्ट, अरेंज अल्फा बीटा एंड गामा रेज इन असेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू देयर पेनिट्रेटिंग पावर। असेंडिंग ऑर्डर समझता है ना? व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? बताओ। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा की तरफ। तो पेनिट्रेटिंग पावर में सबसे कम पेनिट्रेट कौन करेगा? अल्फा ना, एक सेकेंड, असेंडिंग ऑर्डर बोला ना उन्होंने, हाँ। तो उससे फिर ज़्यादा पेनिट्रेट कौन करेगा? बीटा। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट कौन करेगा? गामा, ठीक है। जनरली गाय में ऐसा लिखने शुरू करने वाला था मैं भी, लेकिन वो गड़बड़ हो गई। तो सबसे कम पेनिट्रेट कौन करेगा? अल्फा। उसके बाद कौन ज़्यादा करेगा? बीटा, फिर गामा। आयनाइजिंग पावर में कम ऑन, चलो अभी असेंडिंग बोला है, असेंडिंग दैट मीन्स सो गामा का आयनाइजिंग पावर सबसे कम, फिर आता है बीटा, और सबसे ज़्यादा आयनाइजिंग पावर किसका है? सबसे ज़्यादा आयनाइजिंग पावर है अल्फा का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम बायोलॉजिकल इफेक्ट्स के हिसाब से जाए, सो सबसे डेडली बायोलॉजिकल इफेक्ट किसका है? गामा का, उससे कम बीटा एंड उससे कम अल्फा, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन। एन एटॉमिक न्यूक्लियस ए इज कंपोज्ड ऑफ 84 प्रोटॉन्स एंड 128 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर शाना बच्चा होगा तो वो बोलेगा Z कितना है? 84, और A कितना है? 128, एंड ख़त्म। ये सवाल ही ज़ीरो मिलने वाला है अभी से, मैं बता दूँ तुम्हें। बोलोगे क्यों? अरे भाई यहाँ पे नोटिस करो, उन्होंने न्यूट्रॉन्स बोला है। अब आप बोलोगे क्यों? भाई एटॉमिक मास नंबर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का एडिशन होता है, राइट? तो देखिए क्या मिस्टेक अभी हो सकती थी। समझे कि नहीं समझे? क्या मिस्टेक हो सकती थी? तो पहली बात तो A तुम्हारा 128 नहीं है, वो क्या है? 128 प्लस 84। क्यों 128 प्लस 84? बताओ 128 प्लस 84 क्यों है? इट इज बिकॉज एटॉमिक मास नंबर में दोनों का एडिशन होता है। तो ये मैंने लिख दिया। अब उन्होंने बोला है कि वो अल्फा पार्टिकल इज ट्रांसफॉर्म, द न्यूक्लियस ए एमिट्स अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो पहली बात तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आंसर में कि भाई तुम्हारे पास ए है जिसमें एटॉमिक नंबर है 84 और मास नंबर है 212। बहुत से बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करने वाले यार, 128 लिख के आएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। उसमें उन्होंने क्या बोला है कि अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है, फिर बी बना। अगर बी बना
तो अल्फा पार्टिकल निकला है, तो विच इज़ हीलियम 2 and 4। तो बी में 84 का 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 82, और 2 and 2 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 208। समझे? द कॉम्पोजिशन ऑफ बी इज दिस, ठीक है। सब बोलोगे फॉर बी जेड कितना है 82 एंड ए कितना है 208। आई होप समझा। द न्यूक्लियस बी एमिट्स बीटा पार्टिकल एंड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यूक्लियस सी। चलो पहले बी लिख लेते हैं। तो बी का हमें मालूम है क्या है, बी का जो कंपोजिशन था वो है 82 एंड 208। इसमें से क्या निकला बेटा, बीटा पार्टिकल निकला। ये सर आरो पे लिखना ज़रूरी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। उसमें से बीटा पार्टिकल निकला तो मैंने क्या बोला था, एटॉमिक नंबर में एक ऐड हो जाएगा तो 82 का क्या हो जाएगा 83, और एटॉमिक मास नंबर रहेगा सेम। तो अगर फॉर सी लिखे, सो फॉर सी जेड कितना है आपका 83 एंड ए कितना है आपका 208। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डज कॉम्पोजिशन ऑफ सी चेंज इफ इट एमिट्स गामा रेडिएशन? तो देख लेते हैं। तो सी क्या था आपके पास 83 एंड 208। अगर इसमें से गामा रेडिएशन निकलता है तो गामा रेडिएशन इज एन एनर्जी। 83 का 83 रहेगा, 208 का 208 रहेगा, तो आपका आंसर आएगा नो। एक सेकेंड, नो द composition won't change। आई होप सभी को क्लियर हो गया। आई हैव अगेन ट्राइड माई लेवल बेस्ट। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सटेंड इवन अ मिनट। थैंक यू सो मच इफ यू आर टिल द एंड। Okay, it means a lot if you either share or either subscribe. There is one more thing I forgot. So I'll be pasting a small Google form link in the comment, like in the description. Please do fill it up and let me and give me your valuable feedback over there, that how I can improve the further videos. Thank you so much.